Good morning students. Welcome to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। मैं प्राध्यापक हुमैरा काजी आज आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र उसका क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का ही एक भाग है जिसमें हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं व्यावसायिक निर्णय को लेने के लिए। इसे हम कहते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसके बाद हमने देखा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, उसका नेचर किस प्रकार का है। आज हम देखने वाले हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी कार्य प्रणाली पर। मतलब ये कि आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का समावेश है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक अर्थशास्त्र काम करता है। चलिए हम देखते हैं। पहला है मांग विश्लेषण तथा मांग का पूर्वानुमान। देखिए, किसी भी फर्म की सक्सेस जो है, किसी भी फर्म की सक्सेस डिपेंड करती है उसके विक्रय पर, और फर्म का विक्रय जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। फर्म का विक्रय मुख्य रूप से निर्भर करता है उसके उत्पाद की मांग पर। एक फर्म के जो उत्पाद है उसकी बाजार में कितनी मांग है, इस पर फर्म का विक्रय निर्भर करता है। तो फर्म के उत्पाद की मांग को लेकर एक व्यावसायिक फर्म के लिए मांग विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ मांग का पूर्वानुमान। मांग का पूर्वानुमान क्या है? मांग का पूर्वानुमान जो है, आप पहले से ही भविष्य में आपके उत्पाद की कितनी मांग होगी उस बात को आप डिसाइड कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं मांग पूर्वानुमान। तो जब हम मांग विश्लेषण की बात करते हैं तो उस पर एक व्यावसायिक फर्म को किन बातों को ध्यान में रखना होता है। देखिए, सबसे पहले है मांग निर्धारण की शक्तियाँ या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या फिर घटक। आपका उत्पाद किस प्रकार का है, उस उत्पाद की मांग किन किन घटकों पर निर्भर करती है। यदि हम एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यदि हम टीवी की बात कर रहे हैं, फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो इसको प्रभावित करने वाले घटक अलग होंगे। जबकि हम डे टू डे लाइफ में जो रोज़ की जो वस्तुएं होती हैं, आपका साबुन हो गया, उसी प्रकार से आपका शैम्पू हो गया, इसको इस वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले घटक अलग हैं। तो एक फर्म के लिए ज़रूरी होता है मांग विश्लेषण करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखें, इन तत्वों को ध्यान में रखें, और उसकी बेस पर आप एक फर्म के उत्पाद की मांग कितनी होगी उसका आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। मांग की लोच, उत्पाद जो है उसकी मांग की लोच किस प्रकार है। जैसा कि हम देखते हैं एसेंशियल गुड्स, जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, वो हमारी एसेंशियल गुड्स में आ जाती हैं। इनकी मांग की लोच अलग होती है। उसी प्रकार से यदि हम टीवी फ्रिज की बात करें तो इन वस्तुओं की मांग की लोच अलग होती है। तो मांग की लोच की बेस पर भी मांग डिपेंड करती है। तो एक फर्म को इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? जब वस्तु के मूल्य अधिक है तो उस वक्त उस वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी, और जब वस्तु के मूल्य कम होंगे तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी। तो आप देखते हो कि ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मांग विश्लेषण में जिसका मांग विश्लेषण में समावेश होता है, और एक व्यावसायिक फर्म को इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद है मांग पूर्वानुमान। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा,
आपके उत्पाद की भविष्य में कितनी मांग होगी। आपके उत्पाद की भविष्य में कितनी मांग होगी, इस चीज का पूर्वानुमान आप अभी कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, मांग पूर्वानुमान। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मांग पूर्वानुमान की बेस पर ही फर्म की उत्पादन प्रक्रिया डिपेंड करती है। और उत्पादन में फर्म के बहुत सारे संसाधन जुड़े हुए होते हैं। इन संसाधनों में फर्म की पूंजी है, कैपिटल है, उसी प्रकार से लेबर है, लेबर मतलब आपका श्रमिक है, श्रम लेबर्स आप यूज़ करते हैं, और दूसरे घटक हैं। तो इन सब में आपका कैपिटल जो पूंजी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, आपकी पूंजी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी फर्म की। और यदि कम उत्पादन किया तो आप जो है, एक फर्म जो है वो अपने मांग को, बाज़ार में जो उसके उत्पाद की मांग है उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि जब बाज़ार में उसके मांग के अनुसार जो है सप्लाई ना हो, तो हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसके जो कंज्यूमर है, उसके जो उपभोक्ता है, उनकी भविष्य में कमी हो सकती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि फर्म के लिए ये जानना कि उसके उत्पाद की भविष्य में क्या मांग होगी, क्योंकि उसी की बेस पर फर्म की उत्पादन प्रक्रिया निर्भर करती है। तो मांग विश्लेषण तथा मांग का पूर्वानुमान। उसके बाद आ जाता है आपका सेकेंड एस्पेक्ट, वो है आपका उत्पादन एवं लागत विश्लेषण। उत्पादन एवं लागत विश्लेषण। देखिए, एक फर्म जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है, उस वस्तु के उत्पादन में फर्म का जो है, ये जानना फर्म जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस वस्तु के उत्पादन की लागत क्या है। क्योंकि जो लागत है, लागत और फर्म के प्रॉफिट, लाभ, दोनों में जो है एक विपरीत प्रकार का संबंध होता है। यदि फर्म के उत्पाद की लागत ज़्यादा हो तो फर्म का लाभ क्या हो जाएगा, कम। और यदि फर्म की लागत कम आती है तो फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी या फर्म की जो लाभ कमाने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए फर्म के लिए अति आवश्यक होता है कि वो इस बात का भी विश्लेषण करें कि उत्पाद को बनाने में कितनी लागत आ रही है, और साथ ही साथ आपका उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए देखिए, अब इसमें हम उत्पादन एवं लागत विश्लेषण में एक फर्म जो है किन बातों को ध्यान में रखती है। पहला है लागत अवधारणा तथा वर्गीकरण। देखिए, लागत जो है बहुत प्रकार की होती है, और ये प्रकार की बेस पर फर्म का उत्पादन निर्भर करता है। कौन कौन से प्रकार की लागत है और कितनी लागत है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। और किस प्रकार की लागत को एक फर्म जो है कम कर सकती है। जैसा कि आप देखते हैं, आपकी स्थायी लागत होती है जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। उसी प्रकार से फर्म की वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो कि क्या होती है, बदलती हुई रहती है। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम कम कर सकते हैं या फिर स्थायी लागत कम कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि इससे फर्म की जो टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, उसमें कमी आ सकती है। और यदि कुल लागत को आप कम कर सकें तो फर्म की लाभ अर्जित करने की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लागत अवधारणा किस किस प्रकार की, कितने प्रकार की लागतें होती है, जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फर्म जो है कुछ वस्तुओं को क्रय करने के लिए अपना पैसा लगाती है। उसी प्रकार से जो एक व्यवसायी होता है वो अपने खुद के संसाधनों को भी बिजनेस में लगाता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फर्म के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो लागत अवधारणा तथा वर्गीकरण, लागत उत्पादन संबंध, ठीक है,
एक उत्पाद को बनाने में कितनी लागत आ रही है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रही है। उसी प्रकार से उत्पादन फलन। देखिए उत्पादन फलन क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, जो इस बात को बताता है कि फर्म का इनपुट कितना है और आउटपुट कितना निकल रहा है। उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन मुख्य रूप से जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जो इस बात को बताता है, इस बात के रिलेशनशिप को दर्शाता है कि इनपुट कितना है, किस प्रकार का आपका इनपुट है, कि कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से घटक है जो यूज़ किए जा रहे हैं उत्पादन में, और इनका आउटपुट क्या निकल रहा है। उसी प्रकार से हम उत्पादन फलन में ये भी देखते हैं, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान में रखते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड जो होता है, अल्पकाल जो है, अल्पकाल में उत्पादन फलन कैसा है आपका, उसी प्रकार से दीर्घकाल में उत्पादन फलन क्या है। तो ये उत्पादन फलन को जानना जरूरी है। उसके बाद है उत्पादन के पैमाने। तो ये सारी चीजें जो है उत्पादन एवं लागत विश्लेषण का हिस्सा है। तो हमने क्या देखा, मांग विश्लेषण तथा मांग पूर्वानुमान, उसके बाद उत्पादन एवं लागत विश्लेषण। अब इसी में जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र है उसमें एक और चीज इंक्लूड है, वो है आपका मूल्य निर्धारण। देखिए जब आप बाजार में जाते हैं और जब हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो सबसे पहले हमारा उस दुकानदार से जो सवाल होता है, जो प्रश्न होता है, वो होता है कि इसका मूल्य कितना है। यदि वो वस्तु आपके पेइंग कैपेसिटी, मतलब आप उसको पे कर सकते हैं, आप उतनी कीमत अदा कर सकते हैं, तभी आप उस वस्तु को क्रय करते हैं अथवा नहीं करते। तो एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार से एक उत्पादक और साथ ही साथ विक्रेता के दृष्टिकोण से भी मूल्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मूल्य निर्धारण पर ही एक वस्तु की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। देखिए यदि कोई वस्तु है बहुत अच्छी है, लेकिन एक फर्म उस वस्तु को बहुत ज़्यादा अधिक मूल्यों पर बेच रही है, तो आप देखेंगे कि उसके जो उपभोक्ता है या उसको जो क्रय करने वाले हैं वो नॉर्मली कम होंगे। लेकिन जब वही वस्तु के दाम हम कम कर देते हैं तो उस वस्तु का विक्रय भी बढ़ जाता है। बहुत सारे उत्पाद हैं, आप सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिए शैम्पू का। जब हम शैम्पू की बात करते हैं, सब यूज़ करते हैं। शैम्पू एक ऐसी वस्तु है जिसका हम सभी उपयोग करते हैं। ये जो शैम्पू है जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, ये सैशे पैक्स में भी आता है, छोटे छोटे पाउच में भी अवेलेबल होता है, और ये बॉटल में भी अवेलेबल होता है। जब फर्म वही उत्पाद है, लेकिन फर्म का दृष्टिकोण क्या होता है, फर्म का दृष्टिकोण ये होता है कि ये जो हमारा उत्पाद है वो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य आय वाले व्यक्ति के पास भी हो, और वही एक उच्च स्तर के आय वाले व्यक्ति के पास भी हो। तो फर्म उस व्यक्ति तक उस वस्तु को पहुंचाने के लिए आपको वही पाउच में वो चीज़ प्रदान कर रही है, जो 3 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये फर्म की जो प्राइसिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक फर्म जो है अपना उत्पाद उपभोक्ता तक कर पहुंचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिकली फर्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को देखती है कि वो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसके मूल्य किस प्रकार से रखे जाए। साथ ही साथ मूल्य निर्धारण पर फर्म का विक्रय निर्भर करता है। तो एक फर्म जब मूल्य निर्धारण करती है तो उस वक्त फर्म किस बात को ध्यान में रखती है, प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, बाजार में किस प्रकार की प्रतियोगिता है, बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में मोनोपोली है, एकाधिकार की परिस्थिति है, या फिर बाजार में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जिस प्रकार से बाजार में प्रतियोगिता की परिस्थिति होगी,
उसी प्रकार से मूल्य निर्धारित भी होंगे। जब हम एकाधिकार की बात करते हैं तो उस वक्त आप सबको मालूम है कि बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता है और क्रेता बहुत सारे हैं, तो उस वक्त वो विक्रेता अपने अनुसार उस वस्तु का दाम ज़्यादा रखता है ताकि जो है वो वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सके, क्योंकि उसे ये मालूम है कि इस वस्तु का और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, दूसरा कोई बाजार में बेचने वाला नहीं है। तो मूल्य निर्धारण करते वक्त एक फर्म के लिए बहुत आवश्यक होता है वो ये देखें कि प्रतियोगिता किस प्रकार के बाजार में है। उसी प्रकार से व्यावसायिक फर्मों की मूल्य नीतियाँ क्या है, मतलब फर्म मूल्य निर्धारित करते वक्त किस नीति को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण कर रही है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमको ये देखना है कि हमारा जो उत्पाद है वो एक छोटे कम स्तर के कम आय के स्तर वाले व्यक्ति के तक ही पहुंचना चाहिए, तो फर्म जो है उसको जो है आप देख रहे हो कम मूल्यों पर भी छोटे पाउच में भी उसको बेच रही है। अब देखते हैं कैडबरी चॉकलेट 5 रुपए की भी आती है, 10 रुपए की भी आती है और उससे अधिक की भी आती है। फर्म का टारगेट क्या है कि वो जो है कम आय का व्यक्ति भी उसे क्या करे, परचेज करे, तभी वो क्या है 5 रुपए की भी वो चॉकलेट अवेलेबल हो रही है। तो व्यावसायिक फर्म की मूल्य नीति क्या है, उसी प्रकार से मूल्य विभेद नीति। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फर्म क्या करती है, मूल्य निर्धारण करती है और मूल्य निर्धारण से संबंधित डिसीजंस जो है लिए जाते हैं। उसके बाद है पूंजी प्रबंध। देखिए पूंजी कैपिटल जिसे हम कहते हैं वो फर्म के लिए जो है लाइफ ब्लड का काम करता है। जिस तरीके से खून हमारे शरीर में अति आवश्यक है, अगर रक्त निकल जाए तो हम मर जाएंगे, उसी प्रकार से एक व्यवसाय के लिए आपका जो पूंजी है वो रक्त का काम करती है। कम हो तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। अब फर्म के जो संसाधन है वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। एकल व्यापार है तो उसके पास जो पूंजी का साधन होगा वो कम रहेगा, उसकी खुद की सेविंग्स वो बिजनेस में लगा रहा है या फिर उसके फादर से या फिर उसके रिलेटिव से मांग कर वो बिजनेस में लगा रहा है, लेकिन पूंजी फिर भी कैसी रहेगी, सीमित रहेगी। अगर साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पूंजी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी। उसी प्रकार से यदि आप बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो है पूंजी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी समस्या उसके पास ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। वो बाजार में शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू कर कैपिटल क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, मार्केट से उठा लेती है, पूंजी वो अर्जित कर सकती है। लेकिन शेयर कैपिटल तो वो ले रही है, आपका डिबेंचर्स ले रही है, डिबेंचर्स के द्वारा भी पैसा जो है वो अरेंज कर रही है या फिर लोन के माध्यम से भी पैसा आ रहा है। ये सारा पैसा जो है इसकी भी क्या होती है, पूंजी की लागत होती है, कॉस्ट है। कैपिटल जो आपके पास है उसकी लागत है। आप जब बैंक से लोन ले रहे हैं तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, उस पर आपको क्या देना है, ब्याज देना है। जब आप उस पर ब्याज दे रहे हो तो आप जो है उसकी पूंजी की लागत हुई या नहीं हुई। उसी प्रकार से देखिए जब एक फर्म शेयर कैपिटल इशू करती है, शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए भी उसे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, लागत करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई भी शेयर्स परचेज नहीं करता। तो ये सारे जो आपका पूंजी है, पूंजी को अक्यूमुलेट करने के लिए भी उसकी लागत, उसका खर्चा होता है। तो पूंजी की लागत कितनी है, पूंजी का बजट आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जब कैपिटल जो है उस पर आप कितना रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। कैपिटल पर प्रतिफल का दर जो है वो कितना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपका जो कैपिटल है, ओके, वो कैपिटल लगाने के बाद उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो लाभ और इंटरेस्ट के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो सिमिलर है।
तो फिर बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है? उसको हम पैसा को विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको कोई दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, जिसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो साथ ही साथ ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि यदि हमने शेयर्स इशू किया मार्केट में तो उस पर हमको कितना रिटर्न देना है, कितने % रेट से हमें उसे प्रॉफिट देना है। डिबेंचर्स है तो कितना परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें वो डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना है। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ है लाभ प्रबंधन। ठीक है, आपके पास जो प्रॉफिट है, आपका जो लाभ है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो लाभ की प्रकृति तथा उसका माप, किस प्रकार से आपका प्रॉफिट हो रहा है, और साथ ही साथ उससे संबंधित फर्म की नीति। अब देखिए उसके बाद आपका आ जाता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है, देखिए आपके अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है। एक व्यावसायिक फर्म के जो उपभोक्ता है वो कौन है, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, कंजम्पशन एबिलिटी क्या है, वो किस प्रकार का उपभोग कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी उपभोग करने की इच्छा क्या है। मतलब वो व्यक्ति जो उपभोक्ता है वो क्रय करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। ओके, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है। साथ ही साथ उस उपभोक्ता के पास कितनी बचत हो रही है, मतलब सेविंग्स क्या है उसकी, उपभोक्ता की बचतें क्या है, उपभोक्ता की इच्छा, क्रय क्षमता, ठीक है, और क्रय करने की इच्छा, इन सब का एनालिसिस भी करने की आवश्यकता होती है और इससे संबंधित डिसीजंस लेने की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान, उसमें जो मुख्य तत्व हैं जो एक फर्म को ध्यान में रखने होते हैं और इन तत्वों की बेस पर फर्म जो है डिसीजन लेती है। उसमें जो है किससे संबंधित है, वो विज्ञापन से संबंधित है। आप मार्केट में जब अपना उत्पाद बेच रहे हैं तो किस प्रकार का विज्ञापन को आपको फॉलो करना है, कौन सा विज्ञापन आप फॉलो कर रहे हैं, प्रिंट वाला, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, या फिर आप डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, मतलब टीवी का आप यूज़ कर रहे हैं, जो टेलीविजन्स पर होने वाले एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो, या फिर आज हम सब लोगों के पास जो है इंटरनेट क्रांति है। ठीक है, सबके पास 2 GB डेटा, 1 GB डेटा फ्री अवेलेबल है और हम नेट यूज़ करते हैं, हम यूट्यूब को देखते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर, यहाँ पर, ये यूट्यूब पर भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो विज्ञापन के लिए फर्म किस प्रकार का मीडिया और माध्यम का उपयोग कर रही है और कौन से डिसीजन, उससे संबंधित फर्म किस प्रकार का डिसीजन लेंगी। साथ ही साथ विक्रय कला, सेल्समैनशिप, मध्यस्थ, आपके उत्पाद के लिए कितने मध्यस्थ हैं। ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एजेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, वितरण पद्धति, डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीडिया है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो तरीका है वो, ये सारी चीज़ें बाजार अनुसंधान का हिस्सा है। और उसके बाद लास्ट हम देखेंगे परियोजना मूल्यांकन। प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का आप एनालिसिस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने के लिए सभी चीज़, अभी प्रोजेक्ट मूल्यांकन में जो है, परियोजना मूल्यांकन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपका मांग भी, उत्पादन, लागत, मूल्य निर्धारण, पूंजी प्रबंध, लाभ प्रबंध, उपभोक्ता व्यवहार आदि, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करें। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं या परियोजना की बात करते हैं तो बट नेचुरल है आपका उत्पाद का बाजार क्या होगा, उसके उपभोक्ता क्या होंगे, उसका विक्रय कितना होगा, उस उत्पाद की मांग क्या होगी, उसके लिए लगने वाली पूंजी क्या होगी, उस पूंजी के बेस पर होने वाला लाभ क्या होगा, और साथ ही साथ उसका बाजार कौन सा होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है और इससे संबंधित आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। तो एक व्यावसायिक फर्म का जो हम बात करते हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, व्यावसायिक फर्म के लिए जो डिसीजंस वाली बात होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं, जिसका इसमें समावेश होता है। मांग विश्लेषण का, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण का,
मूल्य निर्धारण, साथ ही साथ पूंजी प्रबंध, लाभ प्रबंध, उपभोक्ता व्यवहार आदि। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र के मुख्य पार्ट हैं, मुख्य हिस्से हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है अभी तक का व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है, उसके साथ उसकी विशेषताएं। अभी हम देख रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व और क्षेत्र बहुत हद तक लगभग समान है। इसके बाद के वीडियो में हम जो है व्यावसायिक निर्णय, ठीक है, बिजनेस डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।